नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस खास पेशकश में लगातार हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका असर दिख सकता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के इस खास शो में आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के ट्राइबल वोटर्स की, आदिवासी मतदाताओं की। गुजरात के आंकड़े बताते हैं कि गुजरात में आदिवासी मतदाताओं की संख्या तकरीबन 15% के आसपास है। गुजरात की कुल 182 में से 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, यानी एक बड़ा वोट बैंक गुजरात में आदिवासियों का है। पिछले विधानसभा चुनावों में आदिवासी वोट बैंक किसके साथ रहा है, कौन से उनके मुद्दे हैं और क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उन मुद्दों को एड्रेस कर पा रही हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश झाला साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश सर, आपका कार्यक्रम है। हमारे साथ अंबालाल यादव जी जुड़ रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हरीश झाला साहब, जो गुजरात के बाहर के दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, 15% आदिवासियों का मतलब ये समझा जाए कि गुजरात में क्या आदिवासी भी उतने ही ताकतवर हैं जितने कि 15% आबादी वाले पाटीदार गुजरात में, या अंतर है यहाँ पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है कि जितने पाटीदार ताकतवर है, राजनीतिक रूप से आदिवासी भी इतने ही ताकतवर है। तकलीफ ये है कि आदिवासी इतने आर्थिक समृद्ध नहीं है, ना ही वो अर्बन बेस है और ना ही यूनाइटेड है। उसकी वजह से उनका जो राजकीय प्रभुत्व या इन्फ्लुएंस जो हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, वो कम दिखाई देती है। हाँ, उनके 27 प्रतिनिधि विधानसभा में चुनाव जीत के जरूर आते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट में मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उसमें उनका प्रभुत्व पाटीदार से काफी कम रहता है। और उसका एक वजह यह भी है कि आप अगर बनासकांठा से लेकर डांग तक या उमरगाम बोलिए, वहां तक जो 27 सीटें हैं उसमें ये समाज सब कास्ट में बटा हुआ है जी। जैसे कि उत्तर में अगर आपको बिल मिलते हैं, या फिर आप अगर दक्षिण में जाएंगे तो आपको वहां कुंभ, वर्ली, कोटवालिया मिलेंगे। तो ये हर छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए हैं और उसकी वजह से उनका कोई एक नेता नहीं है या उनके नेताओं में एकता नहीं है। उसकी वजह से वो पाटीदार के जितना इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पे डिसाइसिवली इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है यादव जी, जो बात हरीश झाला साहब कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं? और क्या आपको भी लगता है कि गुजरात में आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी गुजरात में बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है आप सियासी तौर पर? सर बिल्कुल सही बात है उनकी, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल की 27 सीट है और बाकी की जो 14 सीट है, टोटल 41 सीट पर हमारे ट्राइबल वोटर एफेक्ट है। बाकी की जो 14 सीट है उसमें 1 लाख से ज्यादा वोटर थे। 41 सीट गुजरात में 182 में से हम लोग लीडिंग करते हैं। और हमारा जो ट्राइबल का मेन मुद्दा यह है कि बंधारण, जो संविधान की जो अनुसूची 5 और 6 जो पेशा का जो प्रावधान है, और गुजरात सरकार पिछले 27 साल से शासन में है, फिर भी वो लागू नहीं कर रही है ट्राइबल में, क्योंकि पेशा एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि वहां पर जो भी ट्राइबल की पंचायत है उनको स्वतंत्र पावर दिया गया हुआ है। ठीक है। और स्वतंत्र पावर से ट्राइबल में जो कुछ भी खनिज है, मतलब जो भी खनिज है वो खनिज पर ट्राइबल की पंचायतों का अधिकार है। और वो जो खनिजों में जो रॉयल्टी इनकम आती है, उसी इनकम से हम लोग का जो ट्राइबल का पंचायत का जो वहीवट है वो उसी में से ही चलना चाहिए। वो फर्स्ट संविधान में सुविधा है, फिर भी बीजेपी सरकार ने भी लागू नहीं किया है और कांग्रेस सरकार ने भी लागू नहीं किया है। तो ये बहुत दुखद बात है हमारे ट्राइबल के लिए। और रही बात 15% पटेलों की और 15% आदिवासियों, हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जो ट्राइबल के जितने भी स्ट्रॉन्ग एमएलए यहाँ से इलेक्ट होकर जाते हैं, उनको सिर्फ या तो ट्राइबल मिनिस्टर ही दी जाती है या तो कोई दूसरा राज्य कक्षा का मिनिस्टर बनाया जाए। हालांकि वो जितना भी वो नेता सक्षम हो, फिर भी उसको कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं समावेश किया जाता है। पिछले 27 साल से हम बीजेपी की गवर्नमेंट में देख रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो गुजरात सरकार ने निमित किया है,
उसमें उसका जो प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन वो किसी विधायक में से ट्राइबल विधायक में से उसका प्रेसिडेंट होना चाहिए ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का। लेकिन उसका ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन खुद यहाँ सीएम बनते हैं। हालांकि जो सीएम होते हैं वो ट्राइबल नहीं होते, फिर भी उनको बंधारण का जो हरीश झाला साहब, जो बात अंबालाल यादव जी कह रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह आपको नजर आती है? वो कह रहे हैं कि देखिए कैबिनेट में उस तरीके की हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती है जितनी कि हमारी आबादी की हिस्सेदारी है गुजरात राज्य में। क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि आदिवासी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ उतने नहीं हैं जितने कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आते हैं 2012 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, अगर सीटों के लिहाज से देखें? और यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि बीजेपी में भी या सरकार में वो उतनी जगह नहीं पा पाते। अनुराग जी, मैं आपके ये सवाल से थोड़ा असहमत रहूंगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को भी जान के आश्चर्य होगा कि क्यों इनमें एकता नहीं है। और इसके लिए जो राजकीय ग्रुपों से जो कारण दिया जाता है वो ये कहा जाता है कि जिस तरह पाटीदार में, जैसे कि पाटीदार लेवा समाज जो है तो वो कोडल माता को मानते हैं, तो कोडल माता उनको यूनाइट करके रखती है, तो उनकी ताकत उसकी वजह से है। अगर उत्तर गुजरात में आप कड़वा पाटीदार की बात करते हैं तो उनको उमिया माता, उन सब कड़वा पाटीदारों की एक माता जी है, गॉडेस, वो है उमिया माता, तो उसकी वजह से उनमें एक यूनिटी है। अब उसके सामने आप ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स तो प्रकृति को पूजा करने वाले थे और आज भी वो प्रकृति को पूजा करते हैं, वो पेड़ की पूजा करते, पौधे की पूजा करते हैं, तो उनके कोई एक गॉड नहीं है जो उनको यूनाइट कर पाए। एक तो नेतृत्व नहीं है जो एक हो, जैसे कि मैंने आपके बताया सब कास्ट में बटे हुए हैं। दक्षिण गुजरात में भी आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, भरूच और नर्मदा, तो वहां वसावा का कंट्रोल है। अगर दक्षिण में आप सूरत की ओर जाएंगे तो वहां आपको गामित मिलेगा, वहां आपको चौधरी मिलेगा, वहां आपको हड़पति मिलेगा। तो ये सब जो छोटे छोटे ग्रुप में बटे हैं तो उनके नेता भी इतने बड़े ताकतवर नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कि अगर आप दाहोद और पंचमहल की बात करेंगे तो वहां आपको भील कम्युनिटी का जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है। सोमजी डामोर करीबन 8 बार वो लोकसभा में चुनाव जीत गए। चित्तू गामित मांडवी बैठक से 8 बार चुनाव जीत गए, पर यही चित्तू गामित दाता से लेकर उमरगाम तक उसका प्रभुत्व नहीं था, सोमजी डामोर का प्रभुत्व नहीं था। सोमजी डामोर ने 1990s में एक अलग भिलिस्तान बनाने का प्लान किया था जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र नॉर्थ वेस्ट, मध्य प्रदेश साउथ वेस्ट और राजस्थान साउथ ईस्ट, इनको मिला के एक पूरा आदिवासियों का स्टेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई आदिवासी ने उनको बैक नहीं किया था। यही स्थिति छोटू वसावा और स्वर्गस्थ मोहन डेलकर ने भी कोशिश की थी कि आदिवासियों को एक किया जाए, पर वो भी विफल रहे। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। जब तक ये जो छोटे छोटे ग्रुप है वो सब अपने जो मान्यता है वो छोड़कर हम आदिवासी है ये एक होके नहीं बनेंगे, तब तक राजनीतिक ग्रुप उनका उपयोग करेगा। क्योंकि कोटवाल के सामने कोटवाल खड़ा कर देते हैं, भील के सामने भील खड़ा कर देते हैं, और उनमें भी जो अलग अलग ग्रुप होते हैं छोटे छोटे, उनको वो डिवाइड करते हैं इसकी वजह से, ना कि आदिवासी 10 सीट भाजपा के साथ ज्यादा है या कांग्रेस के साथ कम है, उसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। सवाल कुछ लोगों के जहन में हो सकता है, अंबालाल यादव जी आप इसका जवाब दीजिए। 2008 में 2007 के माफ कीजिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 14 सीटें आदिवासियों की और बीजेपी को 11 सीटें। 2012 में कांग्रेस को 16, बीजेपी को 10। 2017 में कांग्रेस को 15 और बीजेपी को सिर्फ 9। वो पॉलिटिकल पार्टी जो सूबे की सत्ता में है, ट्राइबल बेल्ट में, ट्राइबल सीट्स में, वो कांग्रेस से पीछे। इसकी क्या पीछे की वजह आपको नजर आती है अंबालाल यादव जी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में? देखिए ऐसी बात है, 2017 का जो चुनाव था उसमें हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ और हमारी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो छोटू भाई वसावा लीडिंग करते हैं, पिछले 40 साल से जो ट्राइबल के लिए लड़त चला रहे हैं, वो अकेले ट्राइबल के लिए नहीं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सबके लिए लड़त चला है। तो पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था और गठबंधन में हमने 6 सीट मिली थी हमको, उसमें से 2 सीट हम डेडियापाड़ा और झगड़िया में विधायक चुने गए थे, और बाकी जो सीटें पर तो हमने मतलब अलायंस किया था, जहां पर कांग्रेस की सीटें जीती है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय ट्राइबल पार्टी की वजह से जीत पाई है, क्योंकि वहां 1000-2000 के मार्जिन से कांग्रेस जीत गई और हमने हमारे जो कैंडिडेट है वहां पर नहीं खड़े किए थे।
हालांकि हमारा संगठन था और हमारे जो मतलब लोकल जो तहसील पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव में हमने अच्छा खासा प्रभाव किया था पूरे ये जहां से कांग्रेस जीती थी। तो ये मेन फैक्टर हमारा बीटीपी का था, इसीलिए 2017 में कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली। ठीक है, और ठीक है, ये आपने उसके पीछे की एक वजह बताई। लेकिन हरीश झाला साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि देखिए हम तो माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस बार जो नतीजे आएंगे वो इस तरीके के क्रांतिकारी होंगे कि वो 1985 के रिकॉर्ड को तोड़ते नजर आएंगे। अगर बीजेपी को ऐसा करना है तो ये जो आदिवासी वोट का नतीजा है 2007, 12, 17, इसको तो उलटना होगा ना सर, और क्या ये मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, उसी की तो कोशिश की जा रही है। इसी वजह से अश्विन कोटवाल को पार्टी में लिया गया, इसी वजह से मोहन सिंह राठवा को पार्टी में सम्मिलित किया गया, उनके बेटे को टिकट दी गई। आज भी आदिवासी में छोटे छोटे जो नेता है उनको भाजपा में सम्मिलित करने की कोशिश जारी है, आज भी जारी है। तो ये एक कोशिश तो उनकी है कि उनका बेस ज्यादा से ज्यादा आदिवासी बेल्ट में बढ़े, उनकी सीट्स बढ़े। लेकिन कुछ सीट्स ऐसी है जहां आज भी भाजपा नहीं जीत पा रही है, चाहे वो व्यारा की सीट हो, चाहे वो गरबाड़ा की सीट हो, चाहे वो भिलोड़ा की सीट हो, चाहे वो खेड़ ब्रह्मा हो। अब अश्विन कोटवाल और स्वर्गस्थ डॉक्टर जोशियारा के बेटे केवल वो भाजपा में सम्मिलित हो गए। अब देखना ये है कि इस बार क्या इसकी वजह से भाजपा ये 2 सीट जीत पा रही है। उसी तरह से छोटा उदयपुर में मोहन सिंह राठवा का बेटा जो गया है वो छोटा उदयपुर सीट से जीत रहा है, तो क्या वो सीट, ये 3 सीट भाजपा जीत पा रही है? वो हमें बताएगी कि इस तरह से पार्टी का स्प्रेड बढ़ाने से बीजेपी की सीट बढ़ती है या नहीं। अंबालाल यादव जी, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को, आदिवासी वोटर्स को इस बार खींच सकती है अपने पास, जैसा हरीश झाला साहब भी बता रहे हैं कि जो छोटे बड़े तमाम नेता हैं उनको पार्टी में ज्वाइन करा दिया गया, टिकट दे दी गई है। सर ये पार्टी के जो लीडर जो जा रहे हैं दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस से या तो कोई और पार्टियों से, जो बीजेपी पार्टी तो मतलब ट्राइबल के लीडरों को जो लेके जा रही है, पर ये चुनाव लीडरों का नहीं है, ये हमारे जो वोटर्स है, हमारे ट्राइबल के 1 करोड़ जो वोटर्स है उनका चुनाव है। और रही बात बीजेपी की, तो इस बार जो बीजेपी के लिए बड़ा जो ट्राइबल का उसको जो हमारा ये है कि हमारे ट्राइबल में जो सौराष्ट्र के जो भरवार, चारण, नवारी जो कम्युनिटी के जो लोग थे उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में समावेश किया है। तो यहाँ पर आदिवासियों में काफी विरोध है हमारे यहाँ ट्राइबल, क्योंकि जो असल आदिवासी है, जो हमारे वसावा है, डामोर है, पटेल है, चौधरी है, गामित है, राठवा है, ये सारे जो ट्राइबल की जो मतलब जो जातियां हैं, उन जातियों का मतलब जितना भी सरकारी रिजर्वेशन जो अभी हो रहा है उसमें जो भरवार, चारण, नवारी इन पर ट्राइबल मतलब कोई ट्राइबल नहीं है, फिर भी उनको यादव जी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भावना दवे जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। पिछली बार उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। बात पूरी कर लीजिए। मैं आता हूं, मैं यादव जी आता हूं, बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी, कुछ तकनीकी दिक्कत थी। भावना दवे जी, आप तक आवाज कहिए, अब्बालाल जी कहिए, यादव जी कहिए अपनी बात। मेरी बात जो बीजेपी के जो वोटर्स है, ट्राइबल के चेच्यो पीपीटी जो बनाए हैं, वहां से 70 गांवों को जो विस्थापित किया है, और वो जो मतलब वो लोगों को, जो गांवों के लोगों के लिए जो कोई सुविधा जो है वो नहीं आज तक किया है। तो जो चेच्यो पीपीटी है वो मतलब खाली प्रवासन के लिए अच्छा दिखेगा, और यहाँ वहां के जो लोकल ट्राइबल है उनको बहुत दिक्कतें आ रही है अभी। तो चेच्यो पीपीटी में जो उसकी वजह से भी मतलब ट्राइबल वोटर्स काफी नाराज है, तो वोट नहीं मिलेंगे। ठीक है। भावना जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बिल्कुल जी। जो बुनियादी सवाल है वो आदिवासियों को लेकर है, और सवाल ये कि जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस के साथ ज्यादा रहा, 2022 में वो बीजेपी के साथ क्यों आ जाएगा आदिवासी वोटर, और इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? भावना दवे, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आवाज में गड़बड़ आ रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूं आपसे एक बार फिर संपर्क करूं, आवाज जब तक ठीक हो जाए। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी दिक्कत है इसलिए आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है बार बार। लेकिन हरीश झाला सर, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की, क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या इसका कुछ असर हो पाता है, वोटर से कनेक्ट कर पाती हैं ये चीजें?
अनुराग जी, अगर ये सब बातें सही में असर करती तो 1990 से स्वयंसेवक संघ आदिवासी बेल्ट में कार्यरत है। उनकी जो वनवासी कल्याण परिषद थी और दूसरे जो हिंदू संगठन की छोटे छोटे संगठन है, वो करीबन ऑलमोस्ट 30 साल से वहां एक्टिव है और बहुत बड़े पैमाने पे वो जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे उनको वापस आदिवासी या हिंदू धर्म में लाने की कोशिश जारी है। बहुत सारी आश्रम शालाएं उन्होंने शुरू की है। इसके बावजूद अब हमें ये समझना होगा कि कुछ जो मतदाता होता है उनके जो एक बार कमिटमेंट हो जाता है वो कमिटमेंट इतना जल्दी बदलता नहीं है। मैंने 1998 में ट्राइबल बेल्ट्स में कई इलाके में सुना था कि तब भी लोग ये समझते थे कि इंदिरा गांधी जिंदा है और इसलिए वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। आप समझ लिए 1998 की मैं बात कर रहा हूँ। आज भी आदिवासी समाज में जैसे छोटू भाई ने 30 साल में अपना नाम बनाया है। जरा भावना जी की आवाज को म्यूट कर दीजिए। जी बोलिए हरीश सर, कंटिन्यू। हरीश सर कंटिन्यू। भावना जी की आवाज जरा म्यूट कर जी। जी बेसिकली वहां के जो नेता है वो अपनी जगह हर नेता नहीं बना पाया है। अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो 11 से हार गए थे। एक वक्त था कि जीना भाई दर्जी हो या उत्तम भाई हो तो उनकी असर थी पर लिमिटेड पॉकेट्स में। और इसी वजह से आज भी भाजपा इतने सारे काम के बाद वो अपने जो डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं उसके बावजूद अपना पग वहां नहीं जमा पा रही है। ठीक है, एक और सवाल इसी से जुड़ा अंबालाल यादव जी। देखिए, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल से जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत की है, आदिवासियों को सम्मान देने की एक कोशिश पर है, भले ही सिंबॉलिक हो। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा फैसला केंद्र सरकार के स्तर पर लिया गया वो लिया गया राष्ट्रपति देश का अगला कौन होगा, और आदिवासी चेहरे को सामने किया गया और देश की जो प्रथम नागरिक हैं वो इस वक्त आदिवासी हैं। क्या गुजरात के आदिवासी वोटर्स के लिए ये एक बड़ी खबर है, उपलब्धि है, और क्या वो इससे कनेक्ट करते हैं इस बार? अंबालाल यादव जी। देखिए, ये सब राष्ट्रपति जी बना देने से या गौरव यात्रा निकालने से ट्राइबल का जो मतलब असली विकास है वो नहीं होने वाला है। हमको संविधान की अनुसूची 5 और पेशा जो हमारा जो हक है, राइट है, वो हमको दे दो। छोटू भाई वसावा तो खुद बोले हैं कि अगर अंबालाल जी, अभी आप कह रहे थे शुरुआत में कि देखिए आदिवासियों को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई सरकारों में जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। यहाँ तो प्रधानमंत्री ने देश का प्रथम नागरिक बना दिया आदिवासी को, क्या ये कम उपलब्धि है? सर राष्ट्रपति के पास हम सम्मान करते हैं उनका, और उनके पास पावर क्या है? क्या वो अनुसूची 5 लागू करेंगे, पेशा 1 लागू करेंगे? और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की परमिशन के बिना जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो बनाया है, ग्राम सभा का ठराव विरुद्ध था केवड़िया कॉलोनी में, और उसको क्या राष्ट्रपति जी उसको रद्द करेंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जी जो हमारे देश के संविधान के जो प्रथम नागरिक है वो बात सही है, और सारा जो पावर है वो कैबिनेट नरेंद्र मोदी साहब और उनके पास है। तो ये ट्राइबल की जो समस्या है वो राष्ट्रपति बनाने से नहीं सुलझेगी ना। अगर हमारी जो छोटू भाई की लड़त है कि संविधान 5 अनुसूची 5 लागू करो, ठीक है। और पेशा लागू करो, हम चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। देश की राष्ट्रपति का महिला होना, आदिवासी महिला होना, ये भी कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं। हालांकि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो भुनाने की कोशिश करती हैं। क्या बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, और अगर कर रही है तो किसका कोई फायदा आपको नजर आता है क्या? सर मुझे पूछ रहे हैं हरीश झाला साहब। ओके, देखिए आप एक बात समझिए अनुराग जी कि जो भाजपा आदिवासी बेल्ट में आज से 30 साल पहले कहीं नहीं था, आज उसको 9-10 सीटें मिल रही है, उनके पास है। जैसे कि अभी भी जो कैबिनेट है भूपेंद्र भाई पटेल की, उसमें 3 आदिवासी नेता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सवाल यह है कि जब 27 सीटें होती है तो क्या वो 27 में 50% से ज्यादा, जब आपके पास इतने बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है जिनके फेस वैल्यू पे आप पूरा चुनाव जीतते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, लेकिन गुजरात के आदिवासी बेल्ट में 27 में से 50 से अधिक सीटें अभी तक वो नहीं जीत पा रहे। ये सवाल है, ठीक है, क्योंकि हर जगह वो बटे हुए हैं। जी, एक और सवाल इससे जुड़ा जिसका जिक्र अंबालाल यादव जी बार बार कर रहे हैं वो है पेशा कानून। आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है और अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो पेशा कानून लागू करने पर आगे बढ़ेंगे।
अरविंद केजरीवाल की या उनकी पार्टी की कोई सिग्निफिकेंस आपको ट्राइबल वोटर्स पे नजर आती है हरीश झाला साहब? दो जगह पर मुझे दिख रही है। सबसे पहले छोटा उदयपुर में जो उनके बहुत मतलब वहां के प्रोफेसर और बहुत पुराने कार्य करे अर्जुन राठवा, तो वो शायद कुछ कर पाए। दूसरा, इनके पुराने साथी डेडियापाड़ा से गए हैं, तो शायद वो कुछ कर पाएंगे। एक निजर में है जहां उनकी स्थिति थोड़ी मतलब वो पिक्चर में है। तो ये 3-4 सीटें हैं जहां आप पिक्चर में दिख रही है। ठीक है, सवाल ये है कि कितने वोट लाते हैं, वो वोट क्या जीतने के लिए काफी है या नहीं। ठीक है। जीतने के लिए काफी वोट अगर वो नहीं ला पाते हैं तो किसको नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचाती नजर आती है सर आपको इन बेल्ट्स में, बीजेपी या कांग्रेस? हरीश झाला साहब देखिए, जहां तक छोटा उदयपुर है, निजर है, वहां सीधा कांग्रेस को नुकसान करेगा। डेडियापाड़े में इस बार बीटीपी नहीं चुनाव लड़ रही, लेकिन डेडियापाड़ा में वो बीटीपी को नुकसान करेगा। लास्ट टाइम बीटीपी वहां से चुनाव जीत के आई थी। ठीक है, तो वहां कांग्रेस पिक्चर में थी नहीं लास्ट टाइम। तो बेसिकली वो 3 सीटें हैं जहां कांग्रेस को 2 पर और 1 पर बीटीपी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। अंबालाल यादव जी, आम आदमी पार्टी का मैदान में उतरना ट्राइबल वोटर्स के लिहाज से क्या कुछ मुश्किलें बढ़ा रहा है आपकी? देखिए सर, ये जो आम आदमी पार्टी है वो शुरू में जो हमारे पास केजरीवाल जी आए थे, छोटू भाई साहब से मिले थे, तो हमारी क्लियर बात हुई थी कि भाई अगर आपका जो इलेक्शन एजेंडा है, मैनिफेस्टो है, अगर उसमें हमको शेड्यूल 5 और ट्राइबल के जो पेशा एक्ट है अगर वो लागू कराने की बात करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। वो कर दिया उन्होंने वादा, पेशा कानून को लागू कर देंगे, ये उन्होंने वादा कर दिया है। पेशा कानून बोडेली में सुनिए सर, हाँ सुनिए सर, बोडेली में सम्मेलन में उन्होंने बोला था कि आप पेशा एक्ट वगैरह लागू करेंगे। उसके बाद आज तक वो पेशा एक्ट का ना तो नाम ले रहे हैं, ना तो शेड्यूल 5 का नाम ले रहे हैं। आम पार्टी सिर्फ हमारे जो बीटीपी के जो मतलब लीडर थे उनको साथ में लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो क्लियर है कि ना तो बीटीपी को फायदा होगा, ना तो कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि हमारे जो बीटीपी के जो लीडर अच्छे लीडर थे, डेडियापाड़ा में चैतर वसावा था, वहां पंकज पटेल वलसाड़ में था। तो ये सारे जो हमारे लीडर थे वो लेकर वो आप पार्टी ले गई हमारे, और वो भी आप पार्टी से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ना तो उनको फायदा होने वाला है, ना तो कांग्रेस को फायदा होने लेकिन वाला है। हरीश झाला साहब तो बता रहे हैं कि देखिए 1 सीट पर आपको नुकसान और 2 सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, क्योंकि सुन लीजिए, तर्क सुन लीजिए हरीश झाला साहब का क्या कह रहे हैं। अंबालाल जी सुनिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। हरीश झाला सर, क्यों आप कह रहे हैं ऐसा? देखिए, ये 3 जगह ऐसी है जहां आपके उम्मीदवार वहां प्रजा में दिखते हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनका नेटवर्क है। जैसे कि मैं बोल रहा था कि अर्जुन सिंह राठवा का खुद का इमेज है, पिछले 10 साल से वो एरिया में काम करते थे। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, उसको 2 साल पहले आम आदमी पार्टी में सम्मिलित किया गया, पर अर्जुन सिंह राठवा का खुद का एक प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस छोटा उदयपुर में है। इसी तरह डेडियापाड़ा में जो है वो बीटीपी का इंपोर्टेड है कैंडिडेट, तो वो बेसिकली छोटू भाई और उनके बेटे महेश वसावा के लिए पिछले 10-15 साल से काम कर रहे थे। मतलब वो जो काम कर रहा था उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब निजर में जो है वो नया कैंडिडेट है, पर काफी जमा हुआ है, काफी काम कर रहा है, इसलिए दिख रहा है कि ये 3 सीट पे वो कहीं ना कहीं है। अंबालाल जी, सर बताया आपको हरीश झाला साहब ने 3 सीटों के बारे में बताया। देखिए यहाँ पर तो डेंट हो रहा है, कांग्रेस को भी डेंट हो रहा है और आपको भी डेंट हो रहा है। नहीं समझा नहीं सर, क्या डेंट मतलब? ठीक है, मतलब वोट काट रहे हैं और मतलब अर्जुन राठवा काट रहे हैं वोट। देखिए, छोटा उदयपुर की सीट पे अर्जुन राठवा को 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगी, और डेडियापाड़ा में चैतर वसावा का भी कोई वजूद नहीं है, क्योंकि डेडियापाड़ा में जो पब्लिक है वो अभी चैतर वसा के खिलाफ हो गई है, क्योंकि चैतर वसावा भी के काफी कौमांड अभी बाहर आए हैं, तो डेडियापाड़ा में भी चैतर वसावा नहीं गिर सकते। वहां हमारा जो बहादुर वसावा है वो छोटू भाई वसावा के साथ पिछले 30 साल से है, तो वहां बहादुर वसावा के लिए चुनाव प्रचार साइलेंट प्रचार हो रहा है, और बहादुर वसावा जो बीटीपी के कैंडिडेट माफ कीजिए, आपको एक बार फिर रोक रहा हूं। एक बार फिर हमने कोशिश की है कि हम भावना दवे जी को अपने साथ जोड़ सकें। भावना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या?
हाँ, अब पहुंच पा रही हूँ। ठीक है, माफी चाहता हूं तकनीकी दिक्कत के लिए, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये कि ट्राइबल वोटर्स जो भाजपा में कम रहे हैं साथ कांग्रेस के मुकाबले, 2022 में ऐसा क्या चमत्कार, क्या जादू आप करने वाले हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 150 के जादुई आंकड़े तक भी पहुंच जाएंगे और ट्राइबल वोटर्स भी आपको मिल जाएंगे? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि ये जो ट्राइबल वोटर्स हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी को लिए जो काम किया है, उस काम को वोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। हमने वन अधिकार के लिए एक ट्राइबलों को अपनी जमीन दी है, इसलिए ये खुश है। दूसरा, हमने आदिवासी क्षेत्र में बिजली दी है, नल से जल दिया है, और आदिवासी क्षेत्र में हमने कई ऐसे काम किए हैं जो 18 लाख आदिवासी युवकों को हमने तालीम रोजगार दिया है। वहीं पर ITI खोली है, लोकोमोटिव इंजन के हमने वो कारखाना है, फैक्ट्री खोली है। वलसाड़ में आदिवासी क्षेत्र में हमने मेडिकल कॉलेज खोली है, हमने 2 यूनिवर्सिटियां खोली है। इतना ही नहीं, आदिवासी क्षेत्र में हमने बहुत सारे APMC खोले हैं। आदिवासी क्षेत्र में हमने शिक्षा के लिए, देखिए अंबालाल यादव जी, इतनी सारी बातें तो बता दी हैं भावना दवे जी ने, वो कह रही है कि सब कुछ तो हमने कर दिया, आप अब भी कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया। गुजरात सरकार ने ट्राइबल की 600 स्कूल बंद कर दिए, 600 स्कूल, और पूरे गुजरात में 6000 स्कूल बंद है आज। ट्राइबल के जो मतलब जो अभी स्टूडेंट है, जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा स्कूल, मतलब जो नजदीक के स्कूलों बंद कर 600 स्कूल बंद किए, और यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए दूर 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है, तो लोग इसका बाप ठीक है, देखिए करता हो, उसको बच्चों को वो मजदूरी करने जाएगा। भावना जी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और वो रेस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन हम भावना जी ये कह रहे हैं कि आपने तो 600 स्कूल बंद कर दिए। बिल्कुल गलत बात है। हमने ये सरकारी आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा है। कॉलेज, साइंस की कॉलेज, कॉमर्स की कॉलेज, 175 छात्रालय खोले हैं, ग्रांटीन एड के छात्रालय खोले हैं। आदिवासी बच्चों के लिए दूध संजीवनी योजना की है ताकि पौष्टिक खुराक उनको मिले, और ये आदिवासी क्षेत्र में ITI कौशल्य वर्धन केंद्र खोले हैं। 18 लाख युवाओं को हमने। अंबालाल यादव जी लिख लीजिए ये सारी चीजें। सर 60 से 70% कुपोषित बच्चे हैं ट्राइबल में, और ट्राइबल में अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलेगा तो कॉलेज को क्या करेंगे? ये तो जो कॉलेज है उनकी, वो तो सारे इनकी जो मिली भगत से जो बनाई है, परमिशन देके बना दिए फी लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, कॉलेजों में फी माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। हरीश झाला साहब, प्राथमिक जितनी दिलचस्प आदिवासी वोटर्स को लेकर ये चर्चा हो रही है, क्या गुजरात का विधानसभा चुनाव भी ट्राइबल वोटर्स को लेकर इतना ही दिलचस्प है इस बार? देखिए, तकलीफ हमारे देश की यही है, और उसमें गुजरात में भी यही है कि हम माध्यम हो या आम पब्लिक, उनको अर्बन एरियाज में क्या होता है, वोटर्स क्या सोचता है, उसके बारे में ज्यादा चिंता होती है। हमारे आदिवासी भाइयों का क्या सोचना है, इतने साल के बाद भी वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में चिंताएं कम होती है। यकीनन ये अफसोसजनक बात है, लेकिन देखना होगा कि 2022 में आदिवासी वोटर्स गुजरात में किन के साथ जाते हैं। जैसा कि हमने आपको आंकड़ों में बताया, गुजरात में आदिवासी वोटर्स उतने ही हैं जितने की पाटीदार, लेकिन हरीश झाला साहब ने बताया कि वो बटे हुए हैं अलग अलग वजहों से, जिसके चलते उतनी ताकत, सियासी तौर पर ताकत नजर नहीं आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत माफी एक बार फिर। मैं चाहूंगा भावना जी, आपसे हम नहीं जुड़ पाए, आप तकनीकी दिक्कत के कारण आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पाई, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।